अरे बातें नहीं, अब कल निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ रहे थे, आवाज नहीं करो, अरे सीधे बैठो। अब कल मैंने उबेनिस्ट आधार विन्यास पढ़ा रही थी, उसके अंदर मैंने 2 अभिलाक्षणिक वक्र बताए थे। एक तो था आपका निवेशी जो कल बना चुके, आज निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ना है। कल बनवा गई थी मैं क्लास में से, दिखाया नहीं था। अब देखो जरा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र जो बनता है वो किस किस के बीच में बनता है? निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता। निर्गत धारा क्या है? आईसी, ये लेनी है मिली एम्पियर में। निर्गत वोल्टता वीसीबी, ये लेनी है वोल्ट में। कल 40 तक बनाया था। और यहाँ क्या लिए थे? 0.2। मैंने इस वक्र को 3 भागों में बांटा था। पहला था आपका ये वाला क्षेत्र था अंतक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं हम कट ऑफ रीजन। दूसरा क्षेत्र था आपका सक्रिय क्षेत्र, एक शांत, ये है सक्रिय क्षेत्र जिसे बोलते हैं एक्टिव रीजन। और लास्ट ये वाला जो क्षेत्र था, ये था आपका संतृप्त क्षेत्र, जिसे बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये 3 बताए थे मैंने। अब समझना है इसे होता क्या है, और ये मैंने साइन बता दिए थे, ये प्लस, ये सब माइनस में थे, ये माइनस में थे, ये प्लस में थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? पीएनपी के लिए। पीएनपी का वक्र है, इसलिए ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था। ऐसे ही तो था। आज में से मत बनाओ, कल वाला बनवाया है वही बनाना है। आज में मैंने 30 तक लिए, कल मैंने 40 तक बनवाए थे, और यहाँ साइन माइनस के लग रहे थे सब में। आज तो मैंने ऐसे ही बना दिया है समझाने के लिए, बस कल बनवा चुकी हूँ क्लास में। अब देखो इसमें ये क्षेत्र कैसे विभाजित किए हुए हैं, और मैंने ये कर्व भी बता दिया था कि ये कर्व कैसे आता है, क्योंकि ये फर्स्ट वाइज है। जो आपका निर्गत लग रहा है, निर्गत वोल्टता है, वो कैसी लगी हुई है? फर्स्ट वाइज। फर्स्ट वाइज है तो ये जो वक्र जा रहा है वो किसका जा रहा है? ये फर्स्ट वाइज का। कल मैंने बताया था, अगर वाइज के लिए तो ऐसे जाता है, फर्स्ट वाइज के लिए नीचे झुक जाता है। शेप कैसी आती है फर्स्ट वाइज के लिए? ये वाली। अब सुनते हैं। सबसे पहले मैं अंतक क्षेत्र पे आ रही हूँ। अंतक क्षेत्र होता क्या है? कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। पीएनपी ट्रांजिस्टर बना दिया, जिसके अंदर ये तो था आपका वीईबी और ये था आपका वीसीबी। सबसे पहले अंतक क्षेत्र होता क्या है? आपने क्या करा? ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया, ये अग्रवाइज में, ये पश्चवाइज में। ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने पर ये वोल्टता बढ़ना चालू होगी। सबसे पहले कितनी होगी? ये 0, फिर हुई 0.1, फिर हुई 0.2, धीरे धीरे वोल्टता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो फिर यहाँ से धारा बहना चालू होगी, और धारा जो इसके अंदर जाएगी वो कौन सी धारा आ जाएगी आपकी? आई, उत्सर्जक धारा। यहां से वोल्टता बढ़ती बढ़ती रहती है जब तक ये धारा बहना चालू नहीं होती, जब तक ये कौन सी वोल्टता ना बन जाए? दहली वोल्टता ना बन जाए। जब ये दहली वोल्टता बन गई, पहले मैंने 0.2 मानी थी तो आज भी मैंने 0.2 ही मान लिया। जब तक ये दहली वोल्टता नहीं बनेगी, इसके अंदर धारा का मान नहीं मिलेगा। धारा का मान तब तक क्या रहता है? 0। जैसे ही इसमें वोल्टता बढ़ना चालू होती है, इसमें से धारा निकलना चालू स्टार्ट। इसका मतलब ये जो अवक्षय परत है, होल पार करके इलेक्ट्रॉन में जाना चालू,
हो गए। आपको अंतक क्षेत्र कब मिलता है? जब आपकी आई कितनी रहती है? 0। लिखा है ना मैंने, आई क्या रहे? 0। आई 0 रहेगी तो इसका मतलब आईसी भी क्या है? 0। यहीं पर 0 भी तो शो कर रही हूं मैं, तो आई भी 0 रहे और आईसी भी 0 रहे। आई 0 कब रहेगी? जब तक दहली वोल्टा को पार नहीं करेगी। जब तक दहली वोल्टा पे नहीं पहुंच रहे आपकी आई 0 रहेगी। 0.2 पहुंचते ही आई मिलना चालू हो जाएगी। अगर इसमें धारा नहीं मिल रही है, यहाँ धारा नहीं मिल रही तो ये होल यहाँ नहीं पहुंच रहे, ये होल यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो ये वाले होल आगे भी नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो ये भी 0 रहेगी और आईसी भी 0 रहेगी। जब दोनों धारा 0 रहती हैं उस क्षेत्र को बोला जाता है अंतक क्षेत्र। अंतक क्षेत्र के अंदर वोल्टता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है लेकिन धारा का मान मिलना प्रारंभ नहीं होता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है अंतक क्षेत्र। ये क्षेत्र आपको दहली वोल्टता से पहले पहले तक मिलता है, उसके बाद ये क्षेत्र मिलना बंद हो जाता है। आई अगर 0 है तब तक तो ये क्षेत्र मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आई का मान मिलना प्रारंभ हुआ, आगे 10 मिला 20 मिला, आपका अंतक क्षेत्र समाप्त। पहला समझ में आ गया अंतक क्षेत्र क्या होता है? जब तक अंतक क्षेत्र, बातें नहीं करो, अंतक क्षेत्र वो होगा जब तक आप दहली वोल्टता को पार नहीं करोगे। दहली वोल्टता, अगर दहली वोल्टता से पहले पहले तक वोल्टता तो बढ़ रही है लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, धारा का मान अब भी 0 बना हुआ है, उस क्षेत्र को बोला जाएगा अंतक क्षेत्र। और अंतक क्षेत्र के अंदर ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। अंतक क्षेत्र के अंदर ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। अगर धारा नहीं जाएगी तो आपको अमीटर के अंदर धारा का मान नहीं मिलेगा, ना निवेशी धारा मिलेगी और ना निर्गत धारा मिलेगी। तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देता है अंतक क्षेत्र के अंदर। अगर इसमें से धारा नहीं बोल रही तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, जब तक ये दहली वोल्टता तक नहीं पहुंच रहा तो ये जो लगा हुआ है इनपुट के अंदर वोल्टता, वो कैसी लगी हुई है आपकी? फर्स्ट वाइज। आप अगर सर्किट चालू कर दो, सर्किट चालू होने के बाद भी अगर आपको धारा 0 मिल रही है तो इसका मतलब आप बोलते हो सर्किट हमारा कैसा जुड़ा हुआ है? फर्स्ट वाइज जुड़ा हुआ है। यही फर्स्ट वाइज के अंदर होता क्या है, वोल्टता बढ़ाते जाते हैं लेकिन धारा का मान नहीं मिलता है, और अग्रवाइज में वोल्टता बढ़ाने के साथ साथ धारा का मान बढ़ता है। अंतक क्षेत्र के अंदर वोल्टता तो बढ़ रही है लेकिन धारा का मान 0 मिल रहा है। अगर धारा वोल्टता बढ़ने पर धारा 0 मिल रही है तो मैं बोल सकती हूँ ये किस तरीके का काम कर रहा है? फर्स्ट वाइज की तरह, और ये तो है ही फर्स्ट वाइज। पता क्या चला? अंतक क्षेत्र में दोनों वोल्टताएं, ये हो क्या रहा है इसको, अंतक क्षेत्र के अंदर जो दोनों बैटरियां लगी रहती हैं, दोनों जंक्शन जो होते हैं, पहला जंक्शन मतलब होता है ये पहला जंक्शन, ये पूरा इन दोनों के बीच का, दूसरा जंक्शन ये रहा, जिन्हें संधि बोला जाता है। पहली संधि जेईबी और दूसरी संधि जेसीबी, दोनों कैसी रहती हैं? फर्स्ट वाइज रहती हैं। आगे समझ में? अंतक क्षेत्र के अंदर दोनों संधियां किस तरीके का काम करती हैं? फर्स्ट वाइज की तरह। सबसे पहले हम पहुंचे अंतक क्षेत्र में, अब पहुंचेंगे हम सक्रिय क्षेत्र में, क्योंकि अब धारा, अब दहली वोल्टता पर पहुंचोगे, जैसे ही दहली वोल्टता पर पहुंच गए आपको धारा मिलना चालू हो गई। अब मैंने इस पर 0.2 वोल्ट पर पहुंच गई। जैसे ही मैं 0.2 वोल्ट पर पहुंची, अब इसमें आई का मान 0 नहीं मिल रहा, 10 20 जैसे जैसे परिवर्तन करते जा रहे हो वैसे जैसे धारा का मान चेंज होता जा रहा है, ये मान आपका मिलना चालू हो गया, बढ़ना चालू हो गया। तो ये वाला जो ये संधि है वो किस तरीके का काम करेगी? अब अग्रवाइज की तरह। इससे क्या पता चला? सक्रिय क्षेत्र में जो जेईबी संधि होती है वो अग्रवाइज हो जाती है, लेकिन आज भी जेसीबी संधि क्या रहेगी? फर्स्ट वाइज। तभी धारा इसमें से निकलेगी और पूरा रोटेशन करके इसमें एंटर करेगी। सक्रिय क्षेत्र के अंदर आई का मान बढ़ता जाता है और संग संग आईसी का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। जब इसमें धारा आएगी तो ऑब्वियस है इसमें तो आनी है क्योंकि इसमें से निकलेगी वापस एंटर होगी, तो जितनी ये बनेगी उतनी ये बनेगी। इसका मान में परिवर्तन कब आता है? जब सर्किट बंद कर देते हैं। सुनो, मैंने एक बार रोटेशन करके चालू कर दिया, सक्रिय क्षेत्र में आ गया ट्रांजिस्टर, मैंने जैसे सर्किट बंद किया, सर्किट बंद होने पर आई तो 0 हो गई, लेकिन आईसी में 0 मान नहीं आ पाता। मैंने बताया था कल की क्षरण धारा, कुछ मान क्षरण धारा का रह जाता है, जिस क्षरण धारा को वो किसमें मिलती है आपको? संग्राहक के अंदर। संग्राहक की धारा तो आईसी होती है, लेकिन क्षरण धारा को बोलते हैं आईसीओ। ये होती है क्षरण धारा। ये कब मिलेगी? जब सक्रिय क्षेत्र को पार
कर जाएंगे। सक्रिय क्षेत्र पार हो गया, आपने सर्किट बंद कर दिया, प्रैक्टिकल खत्म, तो हमें इसके अंदर मिल जाती है फिर क्षण धारा, वो बाद में मिलती है। सक्रिय क्षेत्र के अंदर पहुंचने का मतलब है जितनी आई बढ़ती जाएगी संग संग आईसी का मान भी बढ़ते चले जाएगा। आई अगर 10 पहुंची तो आईसी 10, ये 20 पहुंची ये भी 20, ये 30 पहुंची ये भी 30, तो सही ये हो गया हमारा सक्रिय क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र के अंदर आई के साथ साथ बढ़ने पर आईसी का मान भी बराबर बढ़ता है। अब ये बढ़ता कैसे, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट और है, एक पढ़ोगे प्रवर्धक, धारा प्रवर्धक, उसको डिनोट करूंगी मैं अल्फा से, अभी आएगा यहाँ पर, उसको डिनोट करूंगी अल्फा से। और धारा प्रवर्धक का जो सूत्र होता है वो होता है निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा। तो निर्गत धारा कितनी है आईसी, निवेशी धारा कितनी है आई, आईसी बराबर कितना आता है अल्फा आई, और जो अल्फा का मान है वो लगभग जो चलता है वो होता है 0.95 से लेकर 0.99 तक, लगभग 1 के बराबर। अगर ये 1 हो जाता है तो आईसी और आई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और ये काम जो करता है वो किस क्षेत्र में करता है, केवल सक्रिय क्षेत्र में। आ गया ये सक्रिय क्षेत्र का समझ में। लेकिन आप लिखोगे तो पहले हम लिखते हैं सक्रिय क्षेत्र, फिर लिखते हैं अंतक क्षेत्र, और बाद में लिखते हैं हम संतृप्त क्षेत्र। लेकिन पढ़ने में सबसे पहले पढ़ते हैं हम अंतक क्षेत्र, क्योंकि ट्रांजिस्टर जब स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हो, ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने पर सबसे पहले आप इस क्षेत्र के अंदर रहते हो। जब तक आप दहली वोल्टा तक उसको घुमाओगे नहीं तब तक आपको सक्रिय क्षेत्र नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें मिलने वाला क्षेत्र अंतक क्षेत्र होता है, उसके बाद मिलता है संतृप्त क्षेत्र, और लास्ट में मिलता है हमें ये क्षेत्र जो भी है संतृप्त क्षेत्र। अब सक्रिय क्षेत्र आ गया समझ में। अब लास्ट पहुंचते हैं संतृप्त क्षेत्र पर। संतृप्त क्षेत्र क्या होता है, अब कर दिया मैंने ट्रांजिस्टर बंद, क्या कर दिया, अब बंद कर दिया। बंद करने पर ये 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये 0 नहीं होगी। अब मिल गई मुझे इसके अंदर क्षरण धारा, मतलब ICO। अगर ये ICO इसके अंदर मिल रही है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये आपका पक्ष वाइज है, क्योंकि इसमें धारा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, अग्रवाइज की तरह। अब आया समझ में। आपने सर्किट बंद कर दिया, सर्किट बंद करने पर ये इसके अंदर क्षरण धारा रह गई, क्योंकि एक बार आपने सक्रिय क्षेत्र में पहुंचाने के बाद उसमें धारा फ्लो हो गई। धारा फ्लो होने की वजह से ये आपका अब क्षरण धारा छोड़ गया तो इसमें धारा मिल रही है। अगर मिल रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपका पश्चवाइज में, ये किस में हो गया, अब ये अग्रवाइज में। फिर ट्रांजिस्टर चालू कर दो, क्षरण धारा मिलने के बाद फिर ट्रांजिस्टर स्टार्ट कर दो। ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया, काम होना फिर चालू हुई, दोबारा से अंतक क्षेत्र आया, फिर सक्रिय क्षेत्र आया, फिर ये अग्रवाइज हुआ। जब दोबारा ट्रांजिस्टर स्टार्ट होगा, जब सक्रिय क्षेत्र आएगा, सक्रिय क्षेत्र के बाद आप पहुंचोगे, तब ये ट्रांजिस्टर तो आपका रहेगा अग्रवाइज, लेकिन ये पश्चवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें से पहले से कौन सी धारा थी, क्षरण धारा। और सक्रिय क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र के अंदर दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं, दोनों जो संधियां होती हैं वो काम करती हैं अग्रवाइज की तरह। ये भी अग्रवाइज हो जाती है और ये तो पहले से ही अग्रवाइज होती है, तो दोनों अग्रवाइज मिलने लग जाते हैं। और एक चीज और इसके अंदर कहा गए, हाँ ये कौन सी धारा है, संग्राहक धारा। संग्राहक धारा का मान जब दोबारा ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं तो ICO तो पहले से होता है क्षरण धारा का मान। अब ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने पर जितना IE का मान था उतना मान किसमें मिलेगा, IC पर, और क्षरण धारा पहले से ही है। तो मतलब IC का मान एक तो बहुसंख्यक की वजह से मिल गया, जिसकी वजह से ये फ्लो करना चालू करे थे, और एक क्षरण धारा हो गई। तो IC का मान सक्रिय क्षेत्र में IE से क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। अब आ गया समझ। और अब नेगेटिव ना होकर अब ये किस में मिलता है आपको, संतृप्त क्षेत्र पॉजिटिव में, क्योंकि अब ये पश्चवाइज ना रह के कैसा बन चुका है, अग्रवाइज। इसलिए पहले वोल्टता नेगेटिव चल रही थी, अब वोल्टता आपको इसकी रिवर्स मिल जाती है, क्योंकि रिवर्स का काम करना चालू, पश्चवाइज की तरह काम कर रहा था तो इधर मिल रहा था, अब ये अग्रवाइज की तरह काम करने लग गया तो आपको कहाँ मिल जाएगा, संतृप्त क्षेत्र पीछे की साइड। और ये क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त क्षेत्र। दोबारा सुनो, अंतक क्षेत्र के लिए दोनों जो संधियां होती हैं वो होती हैं आपकी पश्चवाइज। सक्रिय क्षेत्र में एक अग्रवाइज एक पश्चवाइज, और संतृप्त क्षेत्र के अंदर दोनों पश्चवाइज अग्रवाइज। आ गया समझ में ये क्षेत्र समझ में। चलो कुछ लिखा था कल, नहीं लिखा था, लिखिए इसमें, लिखिए इस वक्र को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस वक्र को
3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला डालिए सक्रिय क्षेत्र, दूसरा डालिए अंतक क्षेत्र और तीसरा डालिए संतृप्त क्षेत्र। पहला अंतक क्षेत्र नहीं, पहला सक्रिय क्षेत्र, दूसरा अंतक क्षेत्र और तीसरा संतृप्त क्षेत्र। पढ़ाऊंगी भी ऐसे ही, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। पहला डाल लो सक्रिय क्षेत्र। और एक बात और, आप जो प्रैक्टिकल करते हो ट्रांजिस्टर का, वो कौन से क्षेत्र में करते हो? सक्रिय में। ट्रांजिस्टर काम केवल सक्रिय क्षेत्र में करता है, ना तो वो अंतक क्षेत्र में काम करता है और ना वो संतृप्त क्षेत्र में काम करता है। काम जो करेगा वो केवल आपको सक्रिय क्षेत्र में ले गिरेगा, क्योंकि संतृप्त क्षेत्र में ही जाने वाली धारा वापस उसी संधि पर पहुंचती है और बाकी दोनों के अंदर धाराएं वापस लौटकर नहीं आती। इसलिए काम जो ट्रांजिस्टर करता है वो केवल सक्रिय क्षेत्र में करेगा। पहला डालिए सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन, इसमें लिखिए इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि, इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि अग्रवाइज तथा संग्राहक आधार संधि पश्चवाइज होती हैं, पश्चवाइज होती हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे लिखवा दूं, समझ लोगे ना? वी 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 सी वी समझ जाओगे। लिखो, जब वीईबी वोल्टता को, जब वीईबी वोल्टता को दहली वोल्टता से अधिक किया जाता है, जब वीईबी वोल्टता को दहली वोल्टता से अधिक किया जाता है तो उत्सर्जक धारा, ब्रैकेट में लिख देना निवेशी धारा, तो उत्सर्जक धारा मिलना प्रारंभ होती है, उत्सर्जक धारा मिलना प्रारंभ होती है। अर्थात होल पी संधि से एन संधि में जाना प्रारंभ होते हैं, अर्थात होल पी संधि से एन संधि में जाना प्रारंभ होते हैं। उत्सर्जक में अशुद्धि अधिक होने के कारण उत्सर्जक में अशुद्धि अधिक होने के कारण कुछ होल इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मी होकर, कुछ होल इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मी होकर उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं तथा शेष होल संग्राहक संधि में पहुंचते हैं, संग्राहक संधि में पहुंचते हैं। जिसके कारण मिलने वाली संग्राहक धारा, मिलने वाली संग्राहक धारा संग्राहक धारा का मान उत्सर्जक धारा के
बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं संग्राहक धारा का मान, अतः हम कह सकते हैं संग्राहक धारा का मान वीसीवी पर निर्भर नहीं करता। संग्राहक धारा का मान वीसीबी मतलब इस वाली वोल्टता पर निर्भर नहीं करेगा, वो किस पे करेगा, इससे मिलने वाली धारा पर, वीसीबी पर निर्भर नहीं करता। दूसरा डालिए, अब कौन सा आएगा, अंतक क्षेत्र। सेकंड डालिए, अंतक क्षेत्र। ऐसी कंडीशन है, तीनों में पढ़नी है, ये जितना आप इसमें पढ़ोगे ना उतना ही आपको उभयनिष्ठ उत्सर्जक में, उभयनिष्ठ संग्राहक में पढ़ना है। सब में आपको निर्गत निवेशी अभिलाक्षण पढ़ने, सब में आपको क्षेत्र पढ़ने, तब जाके आपका पहला भाग इस चैप्टर का कंप्लीट होगा। फिर आगे और टॉपिक है इसमें। दूसरा डालिए, अंतक क्षेत्र। लिखिए, इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि, इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि एवं संग्राहक आधार संधि पक्ष वाइज होती हैं, पक्ष वाइज होती हैं। क्योंकि क्योंकि निवेशी वोल्टता का मान क्या, हाँ कुछ भी वीसीबी, क्यों वीईबी, हाँ क्योंकि वीबी, क्योंकि निवेशी वोल्टता का मान दहली वोल्टता से कम होता है, क्योंकि निवेशी वोल्टता का मान दहली वोल्टता से कम होता है। जिसके कारण उत्सर्जक धारा शून्य होती है, उसके कारण उत्सर्जक धारा शून्य होती है। तीसरा डालिए, संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोनों संधियां अग्रबाइस हो जाती हैं, इस क्षेत्र में दोनों संधियां अग्रबाइस हो जाती हैं। तथा आईसी एवं आई का मान बराबर नहीं होता, तथा आईसी एवं आई का मान बराबर नहीं होता। क्योंकि क्योंकि संग्राहक संधि में, क्योंकि संग्राहक संधि में क्षरण धारा मौजूद होती है, क्योंकि संग्राहक संधि में क्षरण धारा मौजूद होती है। खत्म। अब डालिए, पहले आपने निकाला था गतिक निवेशी प्रतिरोध, अब डालो गतिक निर्गत प्रतिरोध। नेक्स्ट डालिए गतिक निर्गत प्रतिरोध।
वहां आर आई से रिप्रेजेंट किया था, इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ओ से, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम, गतिक निर्गत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, बी अपॉन आई। बी निर्गत का पढ़ रहे हैं तो निर्गत की वोल्टता कितनी है, बी सी बी अपॉन निर्गत की धारा आई सी। कांस्टेंट क्या रहेगी, लिख दो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो ये तो। पहला तो करा था निवेशी, नहीं गतिक निवेशी प्रतिरोध, दूसरा करा है गतिक निर्गत प्रतिरोध, तीसरा डालो धारा प्रवर्धन गुणांक, जो भी मैंने बताया था अल्फा। देखो धारा प्रवर्धन गुणांक तीसरा अल्फा डीसी। ये डीसी इसलिए ही लिख रही हूँ क्योंकि सब काम हम डीसी प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा डीसी क्या होता है, अभी बताया था मैंने, निर्गत धारा निवेशी धारा का अनुपात, धारा प्रवर्धन गुणांक निर्गत धारा आईसी, निवेशी धारा आई, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, धारा प्रवर्धन गुणांक। और इसमें कांस्टेंट वही चलता है वीसीबी। लिखना हो तो लिख लो, वैसे इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो यही पढ़ते हैं हम। कांस्टेंट बता रही हूँ, निर्गत प्रतिरोधी कांस्टेंट रहता है। ये खत्म हो गया आपका उभयनिष्ठ आधार विन्यास। अब दूसरा डालो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास अब पढ़ना है उत्सर्जक विन्यास। तो मतलब अब पहले हमने आधार को बीच में रखा था, अब बीच में रखना है आपको उत्सर्जक को। अगर मैं पीएनपी लेती हूँ तो उत्सर्जक ये होगा, तो इसको बीच में रखना है। पहले इसके लिए क्या बनेगा, ये उत्सर्जक आ गया। पहले कैसे बना था, ये आधार था, ये उत्सर्जक था, ये संग्राहक था। अब इसे उल्ट करके उल्टा कर दिया, तो आधार तो पहुंच गया यहाँ, उत्सर्जक आ गया यहाँ, और संग्राहक पहुंच गया आगे। समझ में ट्रांजिस्टर का, अब उल्टा घुमा रही हूँ ट्रांजिस्टर। अरे बातें नहीं करो, यहाँ से भी जोड़ सकते हो, कहीं से भी जोड़ लो वो तो। सुनो अब इधर, अच्छा मैंने ये डायरेक्शन बनाई है, बताओ ट्रांजिस्टर कौन सा है, पी से एन की तरफ आ रही है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका, एनपीएन। चलो ये तो अब पहचान तो आ गई, आगे देखते हैं। ये मैंने लगाया वोल्टेज, धारा निकलेगी, एनपीएन बनाया तो यू जानी चाहिए धारा, अगर यू जाएगी तो यहाँ से निकलने वाली है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, और फिर बंद हो जाएगी। हो गया ये अग्रवाइज, अग्रवाइज हो गया। तो ये वोल्टेज कौन सा आएगा, अब ये कॉमन क्या है इसमें, ई, तो ये हो जाएगा वी वी ई। मैंने बताया था जो कॉमन होगा उसे पीछे लिखना है, ई। जहां पर धारा जा रही है बेस पर, मतलब आधार पर, तो ये क्या हो गई, आई भी। यहाँ से निकल रही है, किससे जा रही है, संग्राहक से, तो क्या हो गया ये आई। अब आ जाओ इस पर।
ये कौन सा होगा? वी बी सी। साइन कैसे लेने हैं? साइन और सुन लो, ये अंदर आ रही है आई बी तो प्लस में, ये बाहर जा रही है माइनस, ये अंदर आ रही है प्लस। इधर आ जाओ, बी बी किस में लेंगे? मैंने बोला था, हाँ पॉजिटिव। बेस वाली संधि देखो किससे जुड़ रही है? प्लस से। इधर आ जाओ, बी सी प्लस। ये हो गया आपका एनपीएन का। इसे बना लो, इसको ही उल्टा कर दूंगी, पीएनपी कर दूंगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाओ। नीचे लिख देना एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब बनाओ पीएनपी। बन गया? चलो डायरेक्शन चेंज कर दो, पीएनपी बना रहा है। ये था एनपीएन, अब बन रहा है पीएनपी। बस पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाओ। देखो इसके अंदर क्या है? ये तो सही है, तुम्हें और कुछ बता नहीं। बन गया ये? पहले बना लो। मैंने बता दिया था ट्रांजिस्टर वाला भाग इसमें पढ़ना है, और ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक आपको अगले यूनिट में पढ़ना है। इस चैप्टर के दो भाग हैं, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। एक ही चैप्टर है, फोर का आधा भाग इस यूनिट में, आधा भाग आपका दूसरी यूनिट में। और एक चीज और सुनो, एक चैप्टर 7 और है एफईटी, उसके 3 टॉपिक, जेएफईटी, मॉसफेट
और एक एफईटी। ये 3 टॉपिक चैप्टर 7 के इस यूनिट के अंदर है। समझ में आया? बहुत मतलब कहीं कहीं से कुछ कुछ उठा के यूनिट तैयार करी गई है। एक चैप्टर तो जो मैंने पढ़ाया वो हो गया। कौन सा वाला पढ़ाया था इससे पहले? रेक्टिफायर वाला। एक तो वो पूरा चैप्टर है। दूसरा जो पढ़ रहे हो ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसके अंदर से ट्रांजिस्टर भाग तो इसमें है और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक आपका तीसरी यूनिट में है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो चल रहा है, इसके बाद 2 टॉपिक और है, लोड लाइन और एक एच पैरामीटर बनाने हैं इनके, जो आपने एच प्राचल जो उसमें बनाए थे फर्स्ट यूनिट में, वो ट्रांजिस्टर के एच प्राचल इसमें और है। तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद 7वें चैप्टर के ये 3 टॉपिक, जेएफईटी, मॉसफेट और एफईटी, वो भी इसी यूनिट में है। केवल उस चैप्टर के 3 टॉपिक वो इसमें पढ़ने हैं। लेकिन मैं अभी दूसरी यूनिट ट्रांजिस्टर तक ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये 3 टॉपिक उठा के उस चैप्टर के रख रखे हैं। जब तक उसका आगे का नहीं पढ़ोगे तब तक नीचे का समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं चैप्टर 7 पे पहुंचूंगी तब मैं बता दूंगी कि ये 3 टॉपिक आपके यूनिट सेकंड के हैं, तो इन तीनों को यूनिट सेकंड में याद करना। आगे समझ में क्या कर बोल रही हूँ? ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ खत्म करवा दूंगी यूनिट सेकंड, और इसका जो प्रवर्धक वाला पार्ट है वो स्टार्ट करूंगी और वो तीसरी यूनिट बन जाएगी। फिर एफईटी वाला जो पार्ट है वो तीसरी यूनिट के अंदर और है पूरा चैप्टर, उसके 3 टॉपिक उठा के आपके दूसरी यूनिट में डाल रखे हैं। तो जब हम तीसरी यूनिट में एफईटी वाला भाग पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब ये 3 टॉपिक आएंगे तो ये 3 टॉपिक आपको दूसरी यूनिट में पढ़ने हैं। वो मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि एफईटी आपने शुरू से ही नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है होता क्या है एफईटी, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर ये होता क्या है, तो इसके ये टाइप कैसे जानोगे? तो ये तीनों टाइप हम जब चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे तभी पढ़ लेंगे रनिंग में, और फिर उन्हें आप बता दूंगी वहां पर कि ये दूसरी यूनिट के हैं, उनके दूसरी यूनिट में याद कर लेना। आगे समझ में? यहाँ पर दूसरी यूनिट खत्म करवा दूंगी ट्रांजिस्टर करवा के। क्या बना लिया? इसको भी 2 भागों में पढ़ना है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गत। फिर 2 वक्र बनाएंगे, फिर दोनों वक्रों को दोबारा से पढ़ेंगे। लिख लो पहले इसमें कौन सा पढ़ा है, लिखिए। उत्सर्जक संधि को उत्सर्जक संधि को उभयनिष्ठ करके उत्सर्जक संधि को उभयनिष्ठ करके इस विन्यास का निर्माण करते हैं। यह संधि निवेशी तथा निर्गत के साथ उभयनिष्ठ होती है। निर्माण करते हैं, यह संधि निवेशी तथा निर्गत के साथ उभयनिष्ठ होती है। अब डालिए अभिलाक्षणिक वक्र। अब डालिए टॉपिक अभिलाक्षणिक वक्र। पहला डालिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। पहला डालिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब मुझे ये बता दो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा किसके इसके बीच में? निवेशी धारा, निवेशी वोल्टता। निवेशी धारा क्या है? IB, निवेशी वोल्टेज क्या है? PV। और कांस्टेंट क्या रखेंगे? ये आपको कांस्टेंट रखा जाएगा, VC तो है। और हमें पता है अगर हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो ये तो अग्रवाइज काम करेगा, ये अग्रवाइज काम करेगा, तो आपका जो बनेगा वो अग्रवाइज का ग्राफ बनेगा। अग्रवाइज का ग्राफ कैसा बनता है? ऊपर जाता हुआ। वही ग्राफ आपको दोबारा बनाना है। यहाँ तो है IB, आज चेंज हो गया। पहले आपका यहाँ चल रहा था IE, आज हो गया ये IB, क्योंकि आपका विन्यास चेंज हो गया, इस वजह से यहाँ पर धारा भी चेंज हो गई। और धारा वही मिली एम्पियर में, और यहाँ चलेगा आपका V। अब ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा।
कि मैं इसको यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट क्यों करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टता मिलती है और जहां पर थ्रेशोल्ड मिलेगी वहीं से धारा बनना चालू होगी। तो इस वजह से ये क्षेत्र छोड़ा जाता है और यहाँ से आपको स्टार्ट किया जाता है। कितने भी बना लो, यहाँ क्या चलेगा? अरे बोलो नहीं। जीरो पॉइंट टू ही मान लो दोबारा, ये आपकी मर्जी, आप कितनी भी थ्रेशोल्ड वोल्टता मान सकते हो, क्योंकि हर बार सर्किट में करंट प्राप्त करने पर वोल्टता का मान बार बार चेंज होता रहता है, थ्रेशोल्ड वोल्टता का मान। तो वो आपकी इच्छा है, थ्रेशोल्ड वोल्टता कितनी भी मान लो। मैंने 0.2 मानी थी तो मैं सोची हूँ इसमें भी 0.2 मान लूं, 0.2 ही ले लेते हैं, उसी को थ्रेशोल्ड वोल्टता लेके चलते हैं। बना लो। मुझे ये और बता दो जरा, ये ग्राफ पीएनपी का बनाया है या एनपीएन का बनाया है? पहचान बताई थी मैंने कैसे पहचानने हैं। तीनों प्लस में है, वैल्यू देखो, आई भी प्लस में लिखी है, आई बी भी प्लस में है, वीबी भी प्लस में और वीसीई भी प्लस में। अब दोनों सर्किट को देखो, जिसके अंदर आपकी तीनों वैल्यू प्लस में आ रही है उसका ग्राफ है एनपीएन का है। ग्राफ मिलके लिखा नहीं होता है ग्राफ के ऊपर, अभी तो आप थ्योरी पेपर करोगे, जब ऑप्शनल पेपर आता है ना तो ग्राफ पूछता है वो किसका ग्राफ है, तो उसमें लिखा नहीं होता है कि ये ग्राफ आपको एनपीएन का बन रहा है या पीएनपी का। ऑब्जेक्टिव हुआ तो पूछ सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव हुआ, नहीं होगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ग्राफ किसका है। बातें नहीं करो, बनाओ फटाफट, समझा जाऊं इसे। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट लग जाएंगे समझाने में। बन गया? समझाऊं? आ जाओ। ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एक बात सुनो, एनपीएन, अब मैंने ऐसे नहीं रखा है एनपीएन को यूं करके, क्योंकि बीच में आधार आ जाता है। मैंने एनपीएन को ऐसे खड़ा रखा है क्योंकि इसमें क्या चाहिए मुझे, उत्सर्जक, तो मैंने खड़ा कर दिया। ये तो है आधार, ये आपका और ये आपका। अब मुझे पता है बी और सी के बीच में जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी, इसकी होगी, और इन दोनों के बीच में होगी बी सी। उसको भूल जाओ अभी, इस पे चलो पहले, सही है। और मुझे ये पता है जो वीसी वोल्टता होगी वो किस किस के बराबर होगी, वीबी और प्लस दोनों की योग के बराबर ही तो होगी वोल्टता, कुल वोल्टता जो होगी वो दोनों के योग के बराबर होगी। अब इधर आते जरा, यहाँ पर देखो वीसी का मान 0 है, 0 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, मान बढ़ रहा है। जब मान बढ़ रहा है यहाँ पर धारा का मान सबसे ज्यादा, नीचे आए धारा का मान कम, फिर कम, फिर कम। वोल्टता बढ़ने से धारा का मान घट रहा है। कौन सी वोल्टता बढ़ने से, निर्गत वोल्टता बढ़ने से। कौन सी धारा घट रही है, निवेशी धारा घट रही है। समझ में आ गया? निर्गत वोल्टता बढ़ने से निवेशी धारा
बट रही है, और मैंने एक फिक्स मान के लिए निकाला है। किस मान के लिए? मान लिया एक ऐसा मान लेती हूँ वीवी का कोई एक कांस्टेंट मान, मान लिया यहाँ, मान लिया कांस्टेंट मान, ये कांस्टेंट मान है। इस कांस्टेंट मान पर मान लिया 0.5 वोल्ट है। ये ग्राफ चाल, एक इस ग्राफ, ये वाला ग्राफ यहाँ कट रहा है, ये ग्राफ यहाँ, ये ग्राफ यहाँ, और ये ग्राफ, इनके लिए चारों के लिए अलग अलग वैल्यू दिख रही है आई की। क्या समझ में आया? जब वीवी कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब निवेशी वोल्टता जब कांस्टेंट रखी जाती है, तो निवेशी धारा का मान परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित करने से? निर्गत वोल्टता परिवर्तन करने से। निवेशी धारा को कांस्टेंट रख के निर्गत में वोल्टता में मान में परिवर्तन करने से निवेशी धारा का मान क्या हो रहा है? इस ग्राफ में परिवर्तित हो रहा है। अब देखो कैसे होता है, यहां आ जाओ। VC बराबर VBE प्लस VBC, VBE, VBE क्या है? ये रही, और मैंने एक निश्चित मान के लिए बोला है, तो मान इसका क्या कर दिया मैंने? कांस्टेंट। तो इसका मान तो कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो VCE किस पर निर्भर करेगा? केवल VCB इस पर। ये चीज समझ में आई? अब देखो, अगर मैं VCE का मान बढ़ाती हूँ तो VCB का मान भी बढ़ेगा, और VCE बढ़ाने का मतलब है कौन सी वोल्टता बढ़ाना? निर्गत या निवेशी? निर्गत। और मुझे पता है निर्गत जो वोल्टता है वो किस में रहता है? ट्रांजिस्टर फर्स्ट वाइज में। समझ में आया? निर्गत वोल्टता जो है वो किस में? आपकी फर्स्ट वाइज में। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी तो ये अपने आप संग में बढ़ेगा, VCB बढ़ेगा। अगर VCB भी बढ़ रहा है तो मतलब आपकी VCB, ये रहा। VCB वोल्टता बढ़ने से जो अवक्षय परत है, वोल्टता बढ़ने से अवक्षय परत क्या होती है? बढ़ती है। अवक्षय परत कम होती है। अगर अवक्षय वोल्टता बढ़ाते हो अवक्षय परत घटती है, अवक्षय परत घटती है तो बहने वाली धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। आप वोल्टता बढ़ाते जाते हो, अवक्षय परत धीरे 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 घटती जाती है, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन जाना चालू कर देते हैं, अवक्षय परत कम होना चालू हो जाती है और धारा मिलना प्रारंभ हो जाती है। जितनी आप वोल्टता बढ़ाते हो उतनी आपको ज्यादा धारा मिलती जाती है। इसके अंदर जो वोल्टता है वो फर्स्ट वाइज वोल्टता है, इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ेगी, लेकिन ये पश्च है। अग्रवाइज में वोल्टता बढ़ाने से अवक्षय परत घटती है और धारा बढ़ती है, और रिवर्स वाइज में, फर्स्ट वाइज में वोल्टता बढ़ाने से अवक्षय परत घटतेगी कि नहीं? अब क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट वाइज हो गया। अगर फर्स्ट वाइज है तो आप वोल्टता बढ़ाते जाइए, अवक्षय परत बढ़ती चली जाएगी, और अवक्षय परत बढ़ने से क्या है? धारा का मान कम होना। समझ में आया? आप फर्स्ट वाइज में वोल्टता बढ़ाइए, अवक्षय परत बढ़ने की, घटने की जगह बढ़ेगी। बढ़ेगी तो धारा का मान ऑब्वियसली है कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर रहे अवक्षय परत को तो इधर आ जाओ, VB का मान कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट मान पर देखा जा रहा। VC सबसे पहले 0 से चालू होते हैं, मैंने 0 कर दिया, ये 0 है, ये भी 0 है, 0 नहीं बीच में से स्टार्ट करिए, 4 वोल्ट ले लिया, 4 वोल्ट कर दिया इसका मान। 4 वोल्ट करने पर इसका मान भी बढ़ेगा। अगर ये 4 वोल्ट हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ेगी तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी? अब बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट वाइज वोल्टता है, बढ़ गई तो जो मिलने वाली धारा है वो क्या होगी? कम होगी। अगर ये 4 वोल्ट है तो इस पर मिलने वाली धारा का मान क्या होना चाहिए? VCB भी घट रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये भी घटेगा। VC घटने से जो आधार वाली धारा है वो क्या हो जाएगी आपकी? कम। तो IB का मान क्या होना चाहिए? कम। 4 वोल्ट पर इसका मान कितना है? इतना। अब फिर बढ़ा दो वोल्टेज, अब मैंने कर दिया 5 वोल्ट तक करने पर अवक्षय परत की चौड़ाई और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ गई, धारा का मान और कम हो गया, तो 5 पर धारा का मान क्या हो गया? कम। अब 4 से 2 पे पहुंच जाओ, वोल्टता का मान बढ़ा दो, अवक्षय परत की चौड़ाई, वोल्टता का मान घटा दो। फर्स्ट वाइज में उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? अवक्षय परत की कम हो जाएगी, धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ेगा, और 0 होने पर सबसे ज्यादा आपको आधार धारा मिलती है। आ गया समझ में ग्राफ? ये नहीं आया? आ गया? लिख लो अब इसके अंदर। ये सब काम केवल फर्स्ट वाइज की वजह से हो रहा है। अगर ये फर्स्ट वाइज नहीं होता तो हमारा जो कंसेप्ट चलता है, वोल्टता बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है और धारा का मान बढ़ता, तब ओम का नियम फॉलो हो जाता।
ओम का नियम बी इक्वल्स टू आई आर तो होता है, वोल्टता बढ़ाने पर आई बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ओम का नियम फेल हो रहा है, वोल्टता बढ़ाने पर धारा क्या हो रही है, कम हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज जो आपने बैटरी लगा रखी है वो फर्स्ट वाइज में लग रही है, इस वजह से। लिखिए, अब डालिए निर्गत अभिलाक्षणिक पर, लिखिए। हाँ, निवेशी, निवेशी धारा, निवेशी धारा ब्रैकेट में लिखना आई बी, आज चेंज हो गई निवेशी धारा आई बी, तथा निवेशी वोल्टता बीबीई, तथा निवेशी वोल्टता बीबीई के मध्य खींचा गया वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस वक्र से यह पता चला, इस वक्र से यह पता चला कि वोल्टता VBE, वोल्टता VBE के निश्चित मान पर VCE, VCE वोल्टता बढ़ाने पर वोल्टता बढ़ाने पर आधार क्षेत्र की मोटाई, आधार क्षेत्र की मोटाई क्या होती है, कम होती है, बढ़ती है, वोल्टता बढ़ाने पर जैसे जैसे वोल्टता बढ़ती जाएगी आधार की मोटाई क्या क्या होती जाएगी, कम की होगी, वोल्टता बढ़ी है, VCE बढ़ी है, ये बढ़ने से फर्स्ट वाइज में लग रहा है, और हमें पता है जब बढ़ती है तो डिप्लीशन लेयर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब वोल्टता बढ़ती है अगर अग्रवाइज में हो तो अवक्षय परत क्या होती है, कम होती है, अगर कम होती है तो धारा बढ़ जाती है। अगर ये फर्स्ट वाइज में लग रहा है वोल्टता बढ़ेगी तो अवक्षय परत की मोटाई क्या होगी, आज बढ़ेगी, और धारा का मान क्या होगा, कम होगा। आ गया समझ में, क्या लिखा मैंने, बीसी आधार, अच्छा, आधार क्षेत्र की मोटाई बढ़ती है तथा धारा का मान, धारा का मान घटता जाता है। धारा का मान घटता जाता है क्योंकि, क्योंकि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता, संग्राहक उत्सर्जक संधि, वोल्टता मत लिखना, क्योंकि संग्राहक उत्सर्जक संधि फर्स्ट वाइज में जुड़ी है, फर्स्ट वाइज में जुड़ी है। अब डालिए गतिक निवेशी प्रतिरोध, अब डालिए गतिक निवेशी प्रतिरोध, क्या होगा, वही RI, क्या होता है, R बराबर V/I, निवेशी का निकाल रहे तो निवेशी की वोल्टता, निवेशी की धारा, निवेशी की वोल्टता कितनी है आज, VBE, निवेशी धारा मिस्टर क्या रखा जाएगा, V, लिख लो फॉर्मूला। अब दूसरा डालो, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, चलो कल करेंगे, अब ऐसे हो गया, निर्गत का कल पढ़ता है, डाल लो टॉपिक निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, कल बनाएंगे। फिर इसमें दोबारा 3 क्षेत्र पढ़ने हैं, सक्रिय क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र और अंतः क्षेत्र।